मतलब एक ही जैसे दो तरीके के टेस्ट हो गए थे हमारे, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब ये है कि कुछ बच्चों ने कोई एक टेस्ट दे दिया, उसने दूसरा दे दिया, तो एक कंबाइंड मेरिट नहीं बन पाई थी। ओके, कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं बना हमारा टेस्ट के अंदर में कि आपको करने में दिक्कत हो रही थी या आपको मतलब स्पीड सही नहीं आ रही थी या कुछ और चीज ऐसी? नो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, तो अब आप लोगों का नेक्स्ट टेस्ट कब है सुरश्मि? नेक्स्ट टेस्ट कब है? 1 को। 1 तारीख को नेक्स्ट टेस्ट है। ओके, तो अब तैयार यस कर लेना, ये मैंने इसका शेड्यूल दे रखा है, कुछ लोगों को ने करा ही नहीं, और जितने आपके पॉलिटी के। हाँ जी सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था टेस्ट से रिलेटेड ही। हाँ, बोल बोल। सर कि हमारे कॉन्सेप्ट मतलब हमने जो पढ़ा हुआ है वो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, बट जो क्वेश्चंस मैंने कल जो ट्राई करे मतलब जो आपने टेस्ट में दिए थे वो आर मोर कॉन्सेप्चुअल कि मतलब हमें और ज्यादा उसमें डीप में पढ़ना होगा जब बेटा भी वो हम तो उन अब आपको क्वेश्चन को बुक्स लेनी पड़ेंगी। सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, मैं आपको बुक्स लेनी पड़ेंगी, बुक्स सर ने भी बताई हैं। ओके, और ऐसा तो है सर कि प्रैक्टिस के लिए हम क्या? आपको टेस्ट करा रहे हैं, आपको एक बुक बताई थी संजीव वर्मा की, वो आप बुक जो है वो एक्सेस करो, पढ़ो उसे बैठ के, है ना? और ये है कि हाँ, उसको करना शुरू करो, और इसका डिटेल्ड सोल्यूशन जो है इस टेस्ट का, ये आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप जब एक इसमें 30 तारीख की डेट डिक्लेयर की गई है, 30 तारीख को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो उसे, मतलब 6 बजे के बाद। डाउनलोड तो हो रहा है टेस्ट क्या डाउनलोड हो रहा है? तो पूरा जो ब्रीफ में है उसका मतलब जैसा आंसर कौन बोल बोला रहा है? कौन बोल रहा है? है। हाँ नेहा, डाउनलोड हो रहा है? यस सर, मैंने कर भी लिया है। कर लिया तो एक्सप्लेनेशन के साथ? यस सर। हाँ, तो मेरे ख्याल से, और शालिनी आपका? सर मेरा डाउनलोड नहीं हुआ। ओके, ना कोई बात। मेरा भी नहीं हुआ। तो आपने है ना एक्चुअली टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली डाउनलोड नहीं करा होगा। नेहा, तुम्हारा अच्छा कहाँ सर। से डाउनलोड हो रहा है उसमें? ऑप्शन ही नहीं था सर। एक भी डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा था मेरे को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सबके पास आता है ऑप्शन, तो ऐसा थोड़ी कि होगा कि कुछ के पास आएगा कुछ के पास नहीं आएगा। मेरे में तो सिर्फ एंड दिखाया था, तो उसके बाद फिर फिनिश हो गया था, कोई ऑप्शन नहीं था। तो ऐसा नहीं पूरी हो जब सकता। रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट में मतलब पूरा ऑप्शन आ रहा है, पूरा मतलब परसेंटेज वगैरह, मार्क्स वगैरह सब शो हो रहा है। हाँ, यस सर। चलो कोई बात नहीं, मैं डिटेल्ड सोल्यूशन जो होगा आपकी ऐप पे वैसे भी मैं एज अ डॉक्यूमेंट के तौर पर भी डाल दूंगा, ठीक है? डोंट वरी, बनाया तो मैं है ही, अपने पास तो सारा डेटा है ही, कंप्यूटर ने थोड़ी को बनाया है, ठीक है? चलो खैर, तो अब तो फिर मेजर इवेंट में शालिनी क्या हुआ? अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेजर इवेंट के अंदर में क्या हुआ कि 2-3 चीजें आप ध्यान रखना है कि जब पेंजिया टूट जाता है, जब पेंजिया टूट जाता है तो इंडियन की जो प्लेट थी वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ड्रिफ्ट करने लगती है, और जैसी वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ड्रिफ्ट करती है तो क्रैक डेवलप हो जाता है। और क्रैक कहाँ डेवलप होता है? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, वर्धा और अपर गोदावरी के रीजन के अंदर में। और इंडिया उस टाइम में 20 डिग्री साउथ के आसपास था, तो 20 डिग्री साउथ का मतलब हो गया ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और यहाँ पे वेजिटेशन जो थी या हार्डवुड फॉरेस्ट जो था वो बहुत ज्यादा था। लेकिन जब ये क्रैक डेवलप हो गया तो सारा का सारा फॉरेस्ट जो हो गया वो बरीड, मतलब दैट वाज बरीड इन क्रैक्स। ओके, और उस टाइम का जितना, और बरीड होने के कारण हमारी कोल फॉर्मेशन जो है, मतलब परमियन पीरियड की, पूरी दुनिया का कोल जो है कार्बोनिफेरस पीरियड का है, लेकिन हमारी जो कोल फॉर्मेशन है कार्बोनिफेरस के बाद परमियन आता है। ओके, तो हमारी जो कोल फॉर्मेशन है वो परमियन टाइम की है। इज इट क्लियर? तो इसलिए इंडिया का जो कोल है वो इंफीरियर वैरायटी का है, क्योंकि इंडिया की जो कोल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो कब से शुरू होती है? परमियन में स्टार्ट होती है, और परमियन से ठीक पहले आता है कार्बोनिफेरस। तो पूरी दुनिया का कोल कार्बोनिफेरस पीरियड का है, और हमारा कोल जो है वो परमियन टाइम का है। इसलिए इंडिया का जो कोल है वो रिलेटिवली यंगर है, रिलेटिवली यंगर है ऑफ ऑल द वर्ल्ड। इसलिए इंडिया के अंदर में बहुत सुपीरियर क्वालिटी का कोल नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेसाइट की अगर हम बात करें तो वी डोंट गेट मच डिपॉजिट्स ऑफ द एंथ्रेसाइट, बल्कि कहीं मिलता ही नहीं है इंडिया के अंदर में एंथ्रेसाइट। ज्यादातर बिटुमिनस वैरायटी का जो कोल है वो मिलता है। दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? हाँ या ना में जवाब देते रहो बच्चों। यस ये सर। देखो, यस सर। जूम पे क्लास करने का फायदा यही है क्योंकि जूम के अंदर में आप अपना माइक ऑन करके यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम। ओके, ओके, नाउ यू कैन राइट डाउन सम पॉइंट्स आल्सो। लिखिएगा मूविंग फर्दर। एक मिनट, मैं अपनी चाय ले आता हूं।
आज मेरी छोटी बिटिया को बुखार आना शुरू हो गया। कल से इसका टेम्परेचर जो है 100 के प्लस जा रहा है। आजकल तो नॉर्मल हो रहा है ये सब। सभी को हो रहा है। हाँ, टेम्परेचर अभी बता रही है, वोमिटिंग की फीलिंग हो रही है। देखता हूँ, आज वेट करूंगा, फिर डॉक्टर से बात करूंगा। आगे लिखो। सो मूविंग फर्दर इन क्रिटेशियस टाइम, मूविंग फर्दर इन क्रिटेशियस टाइम, moving further in Cretaceous time, Indian plate passes over reunion hotspot. Reunion hotspot. Reunion hotspot. And as a result, magma eruption as a result, magma eruption took place through fissures सर स्पेल कर देगी थ्रू through fissures का मतलब दरारें, ओके, क्रैक्स, थ्रू फिशर्स क्रिएटेड ओवर इंडियन प्लेट। ओके, अब यहां पे तुम छोटा सा एक डायग्राम बना लेना, जैसे ये इंडियन प्लेट है, ओके, और नीचे से एक हॉट स्पॉट है, ये नीचे से हॉट स्पॉट जो है ये हॉट स्पॉट है, इससे लावा जो होता है वो मैग्मा जो होता है वो ऊपर की ओर आता है, नीचे की जो लेयर होती है इसको पिघला देता है। ओके, नीचे की जो लेयर होती है, क्रस्ट के जो नीचे की लेयर होती है इसको पिघला देता है, और जिसकी वजह से जो क्रस्ट होती है या लिथोस्फेयर जो होता है उसके अंदर में क्रैक्स पड़ जाते हैं, कई सारे क्रैक्स जो होते हैं वो पड़ जाते हैं, और इन्हीं क्रैक्स के थ्रू जो लावा होता है या मैग्मा जिसको हम कहेंगे, जब बाहर आके बहने लगता है तो उसको लावा कहते हैं। तो मैग्मा जो होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर पूरे एरिया के अंदर में, बड़े से एरिया के अंदर में फैल जाता है। ओके, अब एक जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लावा की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी, ओके, अगर सिलिसियस लावा होगा, लावा दो तरीके के हो सकते हैं, एसिडिक और बेसिक। ओके, अगर एसिडिक लावा होगा तो उसके अंदर उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें सिलिका का कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, ओके, अगर सिलिका का कंटेंट ज्यादा होगा तो लावा कैसा होगा, एसिडिक होगा, और एसिडिक लावा होने की वजह से वो बहुत ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर पाता, वो चिपचिपा काफी होता है, उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो रीयूनियन हॉटस्पॉट से मैग्मा इरप्शन होता है, वो कैसा मैग्मा था, वो बेसिक मैग्मा था, ओके, लो विस्कोसिटी का था, बेसिक मैग्मा था, और बहुत बड़े एरिया के अंदर में वो फैल जाता है। ओके, लिखिएगा, लावा erupted through these fissures
was having low viscosity and spread into a vast region, and spread into a vast region. Okay, now Shalini, what you can do, you can just make this diagram. Okay, and you can just take the Indian plate. यहाँ पे मेडागास्कर है और मेडागास्कर के पास रीयूनियन हॉटस्पॉट है। ये डायग्राम जरूर दिखाना तुम लोग, ओके। और ये रीयूनियन हॉटस्पॉट है और यहाँ पे पूरे के पूरे इस एरिया के अंदर में क्या बन जाता है, ओके, लावा फ्लो, लावा, फ्लड लावा, फ्लड लावा बसाल्ट। बसाल्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस ओके। सर। क्या लिखा आपने? स्प्रेड इनटू दी, क्या लिख लिया आप लोगों ने? क्या पॉइंट लिखा आपने? स्प्रेड इनटू अ वास्ट रीजन। हाँ, वास्ट रीजन कवरिंग entire mineral belt and even the Gondwana coal, even the Gondwana coal. ओके, लिखिएगा प्लस स्टॉप लगा के। जियोलॉजिकली नर्मदा ताप्ती ट्रो, नर्मदा ताप्ती ट्रो, ट्रफ आप कह सकते हैं क्योंकि डिप्रेशन है, ड्रिफ्ट है। ट्रो हैज, नर्मदा ताप्ती, ट्रो 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 बेटा, जो जब यहाँ पे क्रैक पड़ा ना, तो ये मैंने आपको बताया ना, नर्मदा ताप्ती का क्रैक पड़ जाता है जब इंडियन प्लेट ड्रिफ्ट होती है। ओके, नर्मदा ताप्ती का जब फ्रेगमेंटेड होती है इंडियन प्लेट, जब टूटती है और मूव करना शुरू करती है, तो नर्मदा ताप्ती का जो वो क्रैक पढ़ने में सिर्फ कंफर्म कर रहा था। ओके, आगे लिखिएगा इसके अंदर में। तो क्या पॉइंट था आपका? हाँ, लिखिएगा। तो नर्मदा ताप्ती ट्रो, जियोलॉजिकली नर्मदा ताप्ती ट्रो has highest coal reserves, but it is covered under lava basalt, full stop। लिखिएगा later on in tertiary period, tertiary time,
marine transgression, marine transgression, marine transgression took place due to subduction of, अब इसके बाद क्या है, मेन इवेंट हमारा शुरू होता है जहां से हम जनरली ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, हिमालयास की फॉर्मेशन ड्यू टू सबडक्शन ऑफ इंडियन प्लेट इनटू यूरेशियन प्लेट। आगे लिखिएगा, दिस सबडक्शन, sorry, this transgression took place in both eastern and western side western side okay, in eastern and western side। सर Okay. टॉपिक क्या चल रहा है? वही जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अब आप भाई साहब लेट आए हैं, नहीं फिलहाल क्या टॉपिक करा रहे हो आप? फिलहाल वही उसी का कंटिन्यूएशन है। Marine transgression took place in eastern and western side, eastern and western side। ओके और यही कारण है बच्चों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ कई जगह पे मेराइन ट्रांसग्रेशंस जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ओके जैसे हमारे यहाँ राजस्थान का जितना एरिया है, तभी राजस्थान शेल्फ कहलाता है। वो एरियाज हैं जहाँ पे कभी ना, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे समुद्र जो था या ओशन जो था वो उसको ढका हुआ था उस एरिया को, तो इसलिए राजस्थान के एरिया में भी आपको कोल मिल जाता है। फिर ये हमारा गुजरात, कच्छ और काठियावाड़ का जितना रीजन है, सारा का सारा ये मराइन एरिया था, मतलब सारा का सारा ओशन के अंदर में था। और जब ये अपलिफ्टेड हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको जो है वो आपको एज ए लैंड की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। फिर दूसरी बात, कई सारी चेंजेस हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडस की बात करते हैं तो इंडस पहले जो थी इंडियन साइड की तरफ फ्लो करती थी, लेकिन जैसे 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 चेंजेस आने शुरू हुए और राइज होना शुरू हुआ तो इंडस का जो कोर्स था वो चेंज हो जाता है। इंडस का कोर्स जो था वो चेंज हो जाता है और वो दूसरी तरफ की ओर, अपने वेस्टर्न साइड की ओर फ्लो करने शुरू कर देती है। ओके तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, खैर वो तो एक फाइन डिटेल्स के अंदर में तो हम नहीं पढ़ सकते उसको, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो देयर आर सम गैप्स आल्सो in the continuity related to the formations of various features over to the Indian part. Okay, so this is more than sufficient for you to understand a basic idea about the geological history of the India. Okay, this point is clear. आगे चले, चलिए अब इसके बाद तुम लोग हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग तुम लोग डालिएगा। गौमुख तुमने कल टेस्ट नहीं दिया? सर एक्चुअली मैं कल यहाँ पे आया था ना, मेरठ आया था तो लेट हो गया था हमने, और मेरा डाटा भी खत्म हो रखा था, तो मैं आज दे दूंगा, अभी दे दूंगा सर। आज की लास्ट, आज सबमिट कर दोगे? ठीक है, नहीं तो आज ठीक के है। बाद सबमिट नहीं होगा, फिर वो आज दे टेस्ट दूंगा। डिलीट हो जाएगा। मैंने ठीक है। 24 घंटे का टाइम दे रखा है टेस्ट के अंदर में। नहीं आज दे दूंगा सर। हाँ तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, बफर में रखते हैं हम, कि मान लो किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है या कोई और इशू है तो वो आज अपने टेस्ट को पूरा कर दे। जी। ठीक है, चलो अब इसके बाद हेडिंग डालिएगा, रॉक सिस्टम्स ऑफ इंडिया।
रॉक, सिस्टम ऑफ इंडिया, रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम तुम लोग बना लेना कि इंडिया के रॉक सिस्टम जो है उसका हम क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। रॉक सिस्टम का सबसे पुरानी रॉक जो है उसको हम आर्कियन रॉक्स कहते हैं। ओके, आर्कियन रॉक्स की बात करते हैं। और फिर उसके बाद हमारा रॉक सिस्टम आता है पूर्णा। ओके, और फिर उसके बाद आता है हमारा द्रविडियन। ओके, और उसके बाद आता है हमारा आर्यन। ओके, ये सबसे ज्यादा रीसेंट है, ये रीसेंट है। और ये जो है आर्कियन रॉक्स जो है सबसे ज्यादा पुरानी है। ओके, ये आप ये कह सकते हो वेरी ओल्ड। ओके, मतलब आप ये मान सकते हो कोई 500 मिलियन ईयर से लेके ऑलमोस्ट अर्थ की फॉर्मेशन से चार, मतलब आप उससे पुराना मान सकते हो। तो वेरी ओल्ड रॉक्स, और ज्यादातर प्री कैम्ब्रियन है। प्री कैम्ब्रियन 545 से कैम्ब्रियन शुरू हो जाता है ना, प्री कैम्ब्रियन। ओके, और ये रॉक्स जो हैं वो काफी नीचे तक बरीड है। और इन रॉक्स के अंदर में हम दो फर्दर डिवीजन लेते हैं इन रॉक्स के अंदर में। ओके, दैट इज आर्कियन। ओके, और दूसरा धारवाड़। ओके, और पूर्णा रॉक्स जो है वो भी प्री कैम्ब्रियन है, लेकिन इसके अंदर में भी हम दो की बात करते हैं। इसके अंदर में भी दो हैं, कोडप्पा। मैंने ये वर्ड सारे यूज करे थे, शालिनी याद है? यस सर। कोडप्पा और विंध्या, यस सर। विंध्यन रॉक्स। द्रविडियन रॉक्स को कार्बोनिफेरस रॉक्स भी कहते हैं। ओके, और इसके अंदर में अगर हम देखें तो कई तरीके की रॉक्स हैं, जिसके अंदर में कैम्ब्रियन, ओके, फिर उसके अंदर ओडोविशियन, ओके, और सिलूरियन। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने आप लोगों को क्लास के शुरुआत में ही बताया था। डेवोनियन, ओके, और कार्बोनिफेरस। दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर। और फिर उसके बाद आयरन रॉक्स आ जाती है। बोलो भाई बच्चों, जल्दी से बोलो। यस सर। ओके, अब तुम लोग हेडिंग डालो आर्यन रॉक्स के बारे में। यस सर। आर्यन रॉक्स के बारे में, या पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लो। तो इसको ड्रॉ कर ले। हाँ जी, कर लीजिए। तो मैं तो सोचा आप लोगों ने साथ साथ ही कब बना लिया होगा। सब बस हो गया। हो गया, चलो अच्छी बात है। क्लास सब लोग टाइम पे आना है। 2-4-5 मिनट चल जाएगा। नेहा को देखो कब 20 मिनट पहले आके बैठ जाती है। सॉरी सर। सब लोगों को टाइम पे आना है। और अगर जो टाइम पे नहीं आएगा ना, उसका मैं रिकॉर्डिंग पार्ट जो है ना वो डिलीवर नहीं होगा उसके ऐप पर। तो कुछ लोग ये सोच लेना रिकॉर्डिंग तो मिली जाएगी, बाद में देख लेंगे।
बन गया? अगर हो गया है तो मुझे बता देना, फिर हम आगे चलते हैं। सर हाँ बोल बेटा। सर बोल सर बोल। पुराना रॉक इज मोर पूर्णा पूर्णा पुराना रॉक्स कुडप्पा और पूर्णा विंध्या। हाँ, पूर्णा बेटा बोल रहा रॉक्स। हाँ सर, ये सर ज्यादा ओल्डर है या द्राविडियन रॉक्स? था। कौन सा वाला बेटा? पूर्णा पहले, ये कंटिन्यूएशन में आर्कियन, पूर्णा, द्रविडियन, फिर आर्यन। ओके सर, ओके। क्योंकि सर हमने जो आपने टेबल बनवाई थी स्टार्टिंग में, उसमें जो आपने पीरियड में लिखवाया था ये कैम्ब्रियन और डुविशियन। बेटा पूर्णा रॉक जो है ना, ये भी प्री कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन से पहले की है। ओके सर, ओके सर। चलो हो गया, डन? यस सर। ओके गाइस, ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिएगा लिखिएगा। कल तो असम में बड़ा तगड़ा अर्थक्वेक आया। कल की बात है परसों की बात है? परसों। हाँ, बड़ा सीवियर अर्थक्वेक है। सारी फॉल्ट लाइन है वो, हिमालयन फॉल्ट लाइन में आता है सारा। यस सर। आगे लिखो। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। शालिनी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, लिखो, मैं बता रहा हूं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मींस arrangement and deposition of rocks in the earth's crust. In the earth crust, in the earth crust. Okay, let's stop. It plays a dominant role in determining the relief of land. The relief of land, relief कैसा होगा वहां का? ओके, द रिलीफ ऑफ लैंड। रिलीफ का जनरली मतलब होता है स्लोप से, कहां पे ज्यादा होगी कहां पे कम होगी। रिलीफ ऑफ लैंड एंड नेचर ऑफ सॉइल, नेचर ऑफ सॉइल। ओके, next point. It also helps in
in knowing जानकारी मिलना, knowing about the vast mineral wealth, about the vast mineral belt buried beneath the earth's surface. Beneath the earth's surface. ओके अब मुझे इसकी कोई सिग्निफिकेंस बता सकते हो? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को जानने की सिग्निफिकेंस क्या होगी? सिग्निफिकेंस बताओ, पहली सिग्निफिकेंस बताओ। सर हम मिनरल्स का पता कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि मिनरल्स हमें कहाँ मिलेगा, तो आप ये कह सकते हो कि इट प्लेज अ वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ओके, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी हो सकता है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ से भी रिलेट सकता है, और इनफैक्ट द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर द कंट्री इज हैविंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें जो हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है ना, जो गंगा का प्लेन है, ओके, गंगा का जो एरिया है, ओके, इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है हमारा, उसके अंदर में एलुवियल ट्रैक बहुत ज्यादा है, मतलब मट्टी बहुत अच्छी है वहां की, एलुवियल ट्रैक है, ओके, और काफी फर्टाइल सॉइल है, लेकिन वहां पे किसी भी तरीके का कोई मिनरल नहीं मिलता है आपको, मतलब आपको कोई मिनरल नहीं मिलता है। ओके, मिनरल डिपॉजिट्स जो होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको क्या मिलता है? इग्नियस रॉक्स मिलती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो मिलती हैं। अगर हम छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ जाते हैं तो अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये कह सकते हो कि किसी भी कंट्री की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वहां का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अब एक डाल दो सिग्निफिकेंस ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंस ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सिग्निफिकेंस ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट, it plays a vital role in agricultural and industrial growth, and in the economic prosperity of the country. Okay, second, it helps in land use planning, कि किस जगह का लैंड हम किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, लैंड यूज प्लानिंग। सेकंड, it helps in development of transport and communication lines,
Next, it also helps in determining the quality and quantity of groundwater resources. Groundwater resources and understanding disasters like earthquakes, volcanoes, landslides, floods, etc. ओके इसलिए ज्योग्राफी को आगे समझने से पहले, आगे क्या है ज्योग्राफी, हमें सबसे पहले जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके की क्रस्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, हमारे नीचे क्या है। समझ आई बात मेरी आपको? ओके अब देखो है क्या बच्चों, जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का दो लोग मतलब एक्चुअली दो व्यूज हैं इंडिया का डिवीजन करने में। अगर हम कहें जियोलॉजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के जियोलॉजिकल रीजन्स कितने हैं? जियोलॉजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया अगर हम ये कहते हैं कि भारत के जियोलॉजिकल रीजन्स क्या है, तो इसमें दो तरीके के व्यूज हैं। एक तो ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन लेते हैं और एक जो है वो अर्थ के दो, मतलब एक तो ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन की बात करते हैं कि भारत का जो जियोलॉजिकल रीजन है वो तीन है। वी हैव अ 3 जियोलॉजिकल रीजन और विच यू कैन कॉल इट टू बी एज अ ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन। ओके और कुछ जो करते हैं 2 डिविजन्स की बात करते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? ट्रिपल टेक्टोनिक के अंदर में अर्थ के इंडिया के 3 जियोलॉजिकल रीजन्स लिए जाते हैं, 3 जियोलॉजिकल रीजन। पहला अगर हम बात करें तो पेनिनसुलर रीजन, ओके दूसरा एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन, जिसके अंदर में हिमालयाज और जो उसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है वो सारा इंक्लूड होता है, और चौथा इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडो गैंगेटिक प्लेन ओके एक मिनट रुक जाना। गोमू भैया क्या ये हुआ? वाला पॉइंट डिक्टेट करना, इट आल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग
It also helps in determining quality and quantity of groundwater resources and understanding disasters like earthquake, volcanoes, landslides, and floods. मुझे लिखना था, Hmm? मुझे लिखना है, थोड़ा धीरे बोल लो। अच्छा. क्वालिटी एंड Also, क्वांटिटी also helps in नहीं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। quality and quantity of groundwater resources Yes. and understanding disasters like And understanding disasters like हो गया। अब इससे ऊपर वाला पॉइंट में also it helps in development of transportation. it helps in development and communication line. इससे ऊपर वाला तो यहाँ पे मत देखा जब अंदर की साइड पे देखो। It helps in land using planning. land use planning. हाँ सर। एक पॉइंट था, it plays a vital role in agricultural and industrial growth and in the economic prosperity of a country. हाँ बस ये थे। ओके। ओके, लिखो तुम लोग थोड़ा सा इसके बारे में। पॉइंट लिखिएगा आप लोग। तो इंडिया का अगर हम देखें तो ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन है। पेनिनसुलर इंडिया हो गया, एक एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया हो गया और एक इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गया। आवाज आ रही है ना सबको मेरी? इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन, हालांकि ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन जो है वो भी काफी पॉपुलर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया के दो जियोलॉजिकल डिवीजन लेके चलते हैं। इंडिया को केवल दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो कहते हैं कि जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है उसको अलग मत करो, केवल इंडिया को दो ही पार्ट में लेके चलो, पेनिनसुलर इंडिया और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर रीजन और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट लिखो तुम लोग। ये तुमने बना लिया अपने उसके अंदर में, बना लो जल्दी से। जियोलॉजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया के अंदर में दो तरीके से हम ले लेते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी हमारे डिविजन्स हैं उसके अंदर में जो है, ऐसा नहीं है कि पेनिनसुलर रीजन जो है वो पूरा का पूरा अपने आप में मतलब एक जैसा रीजन है। इन रीजन के अंदर में भी हमारे कुछ माइक्रो जियोलॉजिकल रीजन्स भी हैं, माइक्रो जियोलॉजिकल रीजन्स भी हैं। ओके, मतलब माइक्रो जियोलॉजिकल रीजन्स मतलब इन रीजन्स के अंदर में भी आपको डिफरेंसेस जो होंगे वो आपको मिलेंगे। ओके,
अब अगर हम देखें जियोलॉजिकली, अगर हम देखें तो ये दोनों पेनिनसुलर रीजन और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन जो है, इनमें काफी बड़ा एक जियोलॉजिकल कंट्रास्ट जो है या जियोलॉजिकल डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलता है। देखने को क्या मिलता है कि जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो पेनिनसुलर इंडिया है वो हमारा अगर हम देखें तो काफी पुराना है। ओके, मतलब इंडिया का सबसे पुराना पार्ट जो है वो पेनिनसुलर इंडिया ही है। खास तौर से ज्यादातर अगर आप देखोगे तो जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री के अंदर में डिस्कस करा था, इट इज द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ द अर्थ, it is the oldest landmass of the earth and it is dominated by the senile topography. Senile topography उसको हम कहते हैं जो काफी पुरानी हो चुकी होती है, senile topography. Okay, senile topography जो है वो it is dominated by the senile topography. लेकिन अगर हम extra peninsular region की बात करते हैं, जैसे हिमालयाज की अगर हम बात करते हैं या एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन की बात करते हैं, तो ज्यादातर वो टोपोग्राफी कैसी है, यंग टोपोग्राफी है। ओके, यंग टोपोग्राफी है। ओके, और अगर हम इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात करते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन की अगर हम बात करते हैं, तो ज्यादातर जो इंडो गैंगेटिक प्लेन की जो टोपोग्राफी आपको देखने को मिलती है वो एकदम फ्लैट आपको देखने को मिलती है, फीचरलेस, कोई फीचर नहीं मिलता, और मोनोटोनस सी टोपोग्राफी जो होती है वो आपको देखने को मिलती है। ओके, लिखो जल्दी से, पेनिनसुलर 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 रीजन and extra peninsular region, extra peninsular region present striking geological contrast. Full stop, full stop. जियोलॉजिकल कंट्रास्ट, अगर किसी को स्पेलिंग के अंदर में दिक्कत आ रही तो मुझे बता देना, जियोलॉजिकल, गलत मत लिखना, जियोलॉजिकल कंट्रास्ट। ओके, लिखिएगा द पेनिनसुला is one of the oldest land masses of the earth and is dominated by senile topography, senile topography, ओल्डर टोपोग्राफी। सेनाइल का मतलब होता है काफी ओल्डर टोपोग्राफी जिसका बहुत हद तक इरोजन हो चुका है। ओके, इरोजन हो चुका है, रेजुविनेशन हो चुका है, पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ओके, मतलब लैंडफॉर्म्स जो हैं, जो पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स, उसको हम कहते हैं कि जब एक साइकिल क्रॉस हो गई है फिर दोबारा से वो रेजुविनेट होके फिर दोबारा से उनके पॉलीसाइक्लिक, कई बार उनपे जो जियोलॉजिकल सॉरी इरोजनल साइकिल्स जो हैं वो कई बार उनके ऊपर से होकर निकल चुकी है। ओके, उनको पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो कहते हैं। हालांकि पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स जो होते हैं हम ऑप्शनल में पढ़ते हैं, गॉमक जीएस के अंदर में नहीं पढ़ते। रेजुविनेटेड लैंडफॉर्म्स एंड पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स जो होते हैं ना, उनको हम ऑप्शनल जो पेपर है उसके अंदर में पढ़ते हैं। ओके, लिखिएगा द एक्स्ट्रा पेनिनसुला रीजन,
present, present, youthful, relief, present, a youthful relief, in the form of Himalayas, in the form of Himalayas, full stop. The alluvium filled Indo-Gangetic plain, the alluvium filled, और ये alluvium कहां से आया है? आकाश, ये गंगा का मैदान जो है, सिंधु गंगा का मैदान जो है, इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर में जितनी भी मिट्टी है वो कहां से आई? ये अलुवियल जो है वो कहां से आया? नदियों से, जो हिमालयास के इरोजन से। ओके, यस सर। हाँ, alluvium, ओके, alluvium एक तरीके की सॉइल होती है, और आप ये कह सकते हो फ्लूवियल डिपॉजिट होता है, नदी से लाया गया जो डिपॉजिट होता है उसको alluvium कहा जाता है। ओके, ओके सर। हाँ, तो alluvium filled इंडो-गैंगेटिक प्लेन, इंडो-गैंगेटिक प्लेन आप जानते ही है ना, कि जितना भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम का कुछ रीजन्स, ओके, वेस्ट बंगाल का पार्ट, ये सारा का सारा क्या है? इंडो-गैंगेटिक। राजस्थान का भी कुछ पार्ट है, तो दैट इज इंडो-गैंगेटिक प्लेन और इंडो-गैंगेटिक रीजन। अब इस इंडो-गैंगेटिक रीजन के अंदर में आपको बहुत ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलती हैं। एक फ्लैट टोपोग्राफी है और मोनोटोनस सी टोपोग्राफी है, मतलब एक सभी जगह एक जैसी चीज आपको देखने को मिलती है। यू डोंट फाइंड मच डिफरेंसेस from one point to the another, so you can say that it is a featureless topography, featureless, कोई भी फीचर्स नहीं है उस पे, it is a featureless topography, okay? और featureless topography को कई बार हम monotonous topography भी कहते हैं। अरे बोलो भाई। यस सर। नेहा और शालिनी, बेटा समझ में आ रहा? गौमुख, आकाश, चिराग? यस सर। अच्छा, ये शिवानी भी नहीं दिख रही है, और ये जहीन भी गायब रहती है, और ये तो आई नहीं, क्या नाम इसका? रोमा तो एक भी क्लास में एंटर नहीं करा उसने। और जहीन भी गायब है, और वो भी गायब है, शिवानी भी। चलो कोई बात नहीं, आगे लिखिएगा। क्या लिखा आप लोगों ने? लाइन क्या लिखी है? द एलुवियम फिल्ड Indo-Gangetic plain, the alluvium filled Indo-Gangetic plain, वैदही आवाज आ रही है ना? समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, the alluvium filled Indo-Gangetic plain presents flat and featureless topography, flat and featureless topography. Flat and featureless topography. Okay, full stop. लिखिएगा। Next point. Indian peninsula has not undergone marine transgression since Cambrian time, since Cambrian period,
and is not much affected by tectonic forces ओके पेनिनसुलर इंडिया। ये मैं ऑलरेडी आपको जियोलॉजिकल हिस्ट्री में भी जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर जो फीचर्स हैं हमारे पेनिनसुलर इंडिया के अंदर में, वो सारी की सारी एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण बनी है। तो पेनिनसुलर इंडिया जो है वो हमारा काफी पुराना भी है और काफी ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ के अंदर में इसको काउंट किया जाता है। और कैम्ब्रियन टाइम से कोई मेजर टेक्टोमॉर्फिक चेंजेस जो हैं, टेक्टोमॉर्फिक मतलब जो टेक्टोनिक प्रोसेस से जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, वो हमने जैसे फोल्ड माउंटेन्स का बनना या प्लेट्यूज का बनना, ये सब चीजें हमने नहीं पाई है सिंस कैम्ब्रियन के बाद से। ओके और कोई मेजर मेराइन ट्रांसग्रेशन जो है वो भी हमें देखने को नहीं मिलता है इसके अंदर। ओके तो काफी स्टेबल पार्ट है हमारा। लिखिएगा नॉट मच अफेक्टेड बाय द टेक्टोनिक फोर्सेस। ओके और अगर हम देखें तो जो हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ओके या एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन है हमारा जितना भी है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है? टेथिस से हुआ है। उसका ओरिजिन अगर हम देखें तो टेथिस से हुआ है। और ज्यादातर ये जो हमारे हिमालयाज हैं वो उनका डेवलपमेंट जो है वो अर्थ क्रस्ट में फोल्ड पड़ने से हुआ है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि जितना भी हमारा एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन है वो टेक्टोनिक फोर्सेस के लिए काफी प्रोन है। इसलिए वहां पे आपको अर्थक्वेक्स जो होते हैं, डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स जो होते हैं, वो काफी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है और ये जो रीजन है एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन जो है वो काफी वीक भी है और काफी फ्लेक्सिबल पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट है। ओके जिसकी फोल्डिंग हुई है और फॉल्टिंग हुई है और ओवर थ्रस्टिंग हुई है। ओके देखिएगा इन कंट्रास्ट the extra peninsular region has its origin in Tethys Sea। has its origin in Tethys Sea। याद है टेथिस सी का? जब इंडिया की प्लेट जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में, ओके टेथिस सी has its origin in Tethys Sea। and is prone to tectonic forces resulting into devastating earthquakes। resulting into devastating earthquakes। This point is clear to all? Is this point clear to all? Resulting into devastating earthquakes। Yes, sir. अब तो मेजर डिफरेंस क्या हुआ गौमुख? अगर हम पेनिनसुलर इंडिया और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया का जियोलॉजिकल डिफरेंस अगर हम देखें तो क्या मिलेगा आपको? पेनिनसुलर इंडिया और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। ओके अगर हम इनको ग्राफ में ले मैप के अंदर में मैं आपको दिखाना चाहूं तो मैप के अंदर में अगर हम देखना चाहें तो मैप के अंदर में हमारा इस तरीके का एक हम मैप बना लेते हैं इंडिया का।
ओके, ये इंडिया का मैप है। तो ये जितना हमारा रीजन है, अगर हम यहाँ तक की बात करते हैं, ये पूरा राजस्थान का एरिया है, ये राजस्थान का एरिया आ जाता है हमारा, ये एमपी का एरिया है। तो जितना भी हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन तक का जितना भी हमारा ये रीजन है, ये जितना भी रीजन है, ये सारा का सारा रीजन जितना भी है, ये हमारा जब इंडियन प्लेट सबडक्ट होती है यूरेशियन प्लेट के साथ, तो ये हमारा रीजन कहलाता है एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन। ओके, और इसके अंदर में अगर हम बात करें तो ये सारा का सारा रीजन जो है हमारा, ये जो है, ये इंडो गैंगेटिक प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडो गैंगेटिक प्लेन। और ये सारा का सारा रीजन जितना भी है हमारा, ये क्या है? बोलो भाई, ये पेनिनसुलर इंडिया है। दिस पॉइंट इज क्लियर? तो मेजर डिफरेंसेस में अगर हम देखें तो क्या हमें मेजर जियोलॉजिकल डिफरेंसेस कह रहे हैं? ये स्टेबल है, सिनाइल टोपोग्राफी है, ओल्डर टोपोग्राफी, और ये कैसा है? अनस्टेबल है। ओके, प्रोन टू डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स, devastating earthquakes, यंग है, ओके, फोल्डेड है इन हिमालयन रीजन, और मोनोटोनस है इन इंडो गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक रीजन समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, अगर हम एक सिग्निफिकेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया जो है दैट इज रिच इन मिनरल्स, रिच इन मिनरल्स, रिच इन मिनरल्स, और ये कह सकते हो डिवॉइड ऑफ मिनरल्स। बट गुड इन एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, टूरिज्म, ये सब चीजें ना, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये रीजन जो है लीस्ट डिजास्टर प्रोन है, लीस्ट डिजास्टर प्रोन। टेक्टोनिक डिजास्टर जिसको कहते हैं, जिसमें अर्थक्वेक आता है। डिजास्टर तो कई तरीके के हो सकते हैं, लीस्ट टेक्टोनिक डिजास्टर प्रोन, ओके, एंड प्रोन टू टेक्टोनिक डिजास्टर्स। बालको समझ में आवत रही? Yes, sir. यस सर। वैसे ही समझला, समझला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समझला, क्या बोलते हैं? वैसे ही समझ लो। समझ लो, ओके। हाँ। ओके, तो महाराष्ट्रन मराठी में समझ लो, ओके। चलो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद डालिएगा आप लोग, हेडिंग डालिएगा आप लोग। रॉक एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो सर, एक बार पिछला पेज ना, एक दो पॉइंट रह गया सर। लो जी जनाब, लो। सर पेनिनसुलर में लास्ट पॉइंट क्या है? ये लीस्ट टेक्टोनिक डिजास्टर प्रोन। टेक्टोनिक डिजास्टर प्रोन मतलब इस जगह पे टेक्टोनिक डिजास्टर्स बहुत कम आएंगे, जैसे अर्थक्वेक हो गया। यस सर, हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। यस सर। चलो अब लिखो इसके बाद, रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। ब्लू की जगह कहो तो ब्लैक ले लेता हूं पेन। रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर ब्लू कलर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो
सर ब्लैक ही ले लो। ओके जी, लीजिए जनाब, ब्लैक ले लिया हमने। ओके, रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। अब एक नाम लिखिए एक जनाब का, सर टी हॉलैंड। सर टी हॉलैंड, अंग्रेजों के टाइम पे तो सर लगा रखा हमने, सर टी हॉलैंड। अंग्रेजों के टाइम पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो जीएसआई जो थे उसके डायरेक्टर थे। लिखिएगा सर टी हॉलैंड। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया has classified the rock system of India into four major divisions, अब मेजर डिविजन्स क्या क्या है? आर्कियन रॉक सिस्टम। इसको सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई तरीके की रॉक्स हैं। ओके, दूसरा पूर्णा, रॉक सिस्टम। तीसरा द्रविडियम, रॉक सिस्टम। और चौथा आर्यन रॉक सिस्टम। देखो, इंडियन ज्योग्राफी में मेन पार्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का ही है, कि जिसमें हमारी इंडिया की फिजियोग्राफी आती है, इंडिया का ड्रेनेज आता है, इंडिया का क्लाइमेट आता है। ये मेन कंसेप्चुअल पार्ट है। उसके बाद तो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, डिस्कशन तो है, लेकिन अगर आप ये कहो कि उसके अंदर में बहुत ज्यादा डिटेल में मतलब वो चीज ऐसी है कि जो डायनेमिक मतलब वो करंट से जुड़ के आती है, लेकिन ये जो पार्ट है सारा स्टैटिक पार्ट है और इसको समझना बहुत जरूरी है। आर्कियन रॉक सिस्टम, पूर्णा रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम और आर्यन रॉक सिस्टम। ओके, अब तुम लोग हेडिंग डालना आर्कियन रॉक सिस्टम, आर्कियन रॉक सिस्टम। और आर्कियन रॉक के अंदर में दो हमने डिवीजन बनाए थे ना, वैदेही हमने दो डिवीजन बनाए थे ना, एक तो आर्कियन और दूसरा कौन सा था? धारवाड़। वेरी गुड। और धारवाड़ कहां पर है गौमुख? धारवाड़ कहीं है इंडिया में? झारखंड में सर। हाँ, झारखंड पहुंचा दे तू धारवाड़ को। कर्नाटका का धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है यार। हाँ, कर्नाटका। ओके, अब वैसे भी जो मैंने आपको बताया था कि प्री कैम्ब्रियन रॉक्स तो अंदाजे से भी लगा सकते थे तुम कि ये तो डीप साउथ में ही होगा। ओके, अब हेडिंग डालो आर्कियन रॉक सिस्टम। ओके, आर्कियन रॉक सिस्टम। लिखो पहला पॉइंट, दे आर द रॉक्स prior to Cambrian system, prior to Cambrian। तो आप क्या कह सकते हो इनको? ये प्री कैम्ब्रियन रॉक्स है, मतलब ऑलमोस्ट 600 मिलियन साल पुरानी, 600 मिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी है प्री कैम्ब्रियन रॉक्स। ओके, और आप कह सकते हो दे आर द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड। दे आर द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड and consist of
They are the oldest rocks in the world and consist of two groups. And consist of two groups. Two groups. और इसके दो ग्रुप कौन कौन से हैं? आर्कियन और धारवाड़. ओके, अब हेडिंग डालो आर्कियन. आर्कियन. आर्कियन के अंदर ही पहला ग्रुप आर्कियन है. आर्कियन सिस्टम जो है ना, इसमें दो तरीके की रॉक्स जो होती हैं वो आपको मिलती हैं. आर्कियन नीसिस और आर्कियन सिस्ट. ये दो तरीके की चीजें जो हैं वो आपको मिलती हैं. लिखिएगा पहला पॉइंट. They are the oldest rocks and were formed as a result of solidification and was formed as a result of solidification of upper crust of the earth around 4,000 million years ago. अब 4,000 million years ago को हम क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन भी कहा जाता है. ओके, जब अर्थ का सॉलिडिफिकेशन होता है एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट, कूलिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द अपर क्रस्ट. लिखिएगा आगे. These rocks are azoic. एजोइक. एजोइक हम उसको कहते हैं जिसमें किसी भी तरीके का कोई फॉसल नहीं मिलता. डिवॉइड ऑफ फॉसल. डिवॉइड ऑफ फॉसल्स. स्पेल क्या होगी सर? एजोइक. एजोइक सामने लिख रखा है, नहीं ध्यान दिया? एजोइक, डिवॉइड ऑफ फॉसल्स. एजोइक कॉमा क्रिस्टलाइन, क्योंकि इग्नियस रॉक्स है ना ये, क्रिस्टलाइन. और आपको पता है कि रॉक्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं, रॉक्स का जो क्रिस्टलाइन नेचर होता है उनके सॉलिडिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है. अगर स्लोली होगा तो कोर्स ग्रेन्स होंगे और एकदम से होगा तो फाइन ग्रेन्स बनते हैं. ओके, क्रिस्टलाइन एंड formed as plutonic intrusion. प्लूटोनिक, ये ज्यादातर आपको अर्थ क्रस्ट की काफी गहराई के अंदर में आपको मिलती है, प्लूटोनिक इंट्रूजन. and well defined foliated structure. Foliated structure. फोलिएटेड स्ट्रक्चर क्या होता है? फोलिएटेड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फोलिएटेड स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं तुम लोगों को चलो मैं तुम लोगों को फोलिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में दिखा देता हूं. दिख रहा है अभी? ये आप लोगों को दिख रहा है? यस सर. ये गूगल खुल रहा है आप लोगों के सामने? यस सर. चलो,
टेलीग्राम भी खुला हुआ है सर। तो खुला रहे तो मेरा कौन सा, अब तेरी उम्र है इन सब चीजों की छुपाने की, मेरी थोड़ी कोई है। क्या था, फोलिएटेड है ना? अब तुम देखो बच्चों, जब रॉक्स जो होती है ना एक पर्टिकुलर बैंड के अंदर में आपको देखने को मिलने लगती है, ठीक है, जैसे ये आपको देखने को मिले ना, रॉक्स में मिनरल ग्रेन्स जो होते हैं ना एक बैंड के अंदर में क्रिएट हो जाते हैं। ओके, रॉक्स में जो मिनरल ग्रेन्स होते हैं एक पर्टिकुलर बैंड के अंदर में क्रिएट होना है। तो देखो, फोलिएशन इन जियोलॉजी रिफर्स टू रिपीटेटिव लेयरिंग इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं उनमें लेयर्स सी क्रिएट हो जाती हैं तो उनको फोलिएशन कहा जाता है। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? अरे बोलो बच्चों। यस यस सर। हाँ, जब रिपीटेड फोलिएशन जो होता है, मतलब रिपीटेड बेंडिंग जो होती है वो क्रिएट हो जाती है तो उसको हम फोलिएटेड बोलते हैं। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे ये फोलिएटेड रॉक्स है, देखो ये एक अलग मिनरल ग्रेन्स हैं और ये मिनरल ग्रेन्स और ये वाले मिनरल ग्रेन्स जो हैं वो बिल्कुल अलग है। ओके, अगर तुम देखोगे तो ये मिनरल ग्रेन्स जो हैं वो आपके अलग हैं और ओके, ये वाले मिनरल ग्रेन्स आपको एक अलग आपको देखने को मिल रहे हैं और ये आपको एक अलग देखने को मिल रहे हैं। ओके, और ये आपको एक अलग, तो ये इसको फोलिएशन कहा जाता है और ये तभी होता है जब बहुत इंटेंस मेटामॉर्फिज्म हो जाता है। अब तुम देखो ये भी आपको एक फोलिएशन का मिल रहा है, ये एक बैंड बन रहा है, ये एक बैंड बन रहा है, ये एक बैंड बन रहा है, ये एक बन रहा है, ये फोलिएशन कहलाता है। दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, अब तुम देखो गौमुख, यहाँ पे एक चीज को देखो, यहाँ पे एक चीज को देखो। देखो मैं तुम्हें एक चीज और दिखा रहा हूँ, जब खोल इसको हमने करा ही है तो मैं तुम्हें और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। अब तुम देखो बच्चों, ये जो बैंड है ना, इनमें वेव सी बन रही है। वेव सी बन रही है, नहीं बन रही है? बैंड्स जो है, दिख रहा है आप लोगों को? ये जो है ना, इसमें यहाँ वाला जो है, इसके अंदर में आपको पूरी, आप देखो जो बैंड्स है ना, इनमें वेव सी आपको दिखाई दे रही है। जी सर। अरे बोलो यार बच्चों, तुम लोग, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मतलब जवाब ही नहीं दे रहा कोई भी। अब इसका मतलब क्या हुआ नेहा? इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर। यस, लेकिन तुम नेहा हो क्या? ओह सॉरी सर। वो बोल नहीं रही थी ना सर, आपको आंसर चाहिए होता है। उसको टाइम तो दो ना जवाब देने का, तुम फटाफट बोल देते हो। मैं बोलना बंद कर दिया अब तो बिल्कुल भी क्लास में कि भाई दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, मैं चुप ही रहता हूँ इसी करके। हाँ, तो नेहा बेटा समझ में आया? शालिनी समझ में आया? यस सर। इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हें कोई भी रॉक के अंदर में इस तरीके के तुम्हें जो है वो आपको स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इट इज सब्जेक्टेड टू द इंटेंस, इट इज सब्जेक्टेड टू इंटेंस फोल्डिंग। इस पे बहुत इंटेंस प्रेशर लगा है, ठीक है? एक मिनट रुको यार, आज ये ऑफिस नहीं खुला है मेरा और कल परेशान हो रही है। हेलो, ओके, तो ये पॉइंट समझ में आया आपको? ये पॉइंट समझ में आ गया ना? अब लिखो, इसके बाद हम लौट के अपने कहानी पे आते हैं जो हमारा चल रहा था।
ओके, तो दिख रहा है सब लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? फोलिएटेड स्ट्रक्चर, हाँ, फोलिएटेड स्ट्रक्चर। अब तुम्हें समझ में आ गया ना, प्लूटोनिक इंट्रूजन है। प्लूटोनिक इंट्रूजन का मतलब क्या होगा सुरश्मि? सर बहुत डीप एक्सकेवेटेड होता है, है? सर बहुत डीप में मिलता है, गहराई में। हाँ, प्लूटोनिक का मतलब हिंदी में होता है पाताल। यस सर। तो जो पाताल में हो मतलब बहुत गहराई के अंदर में हो, तो ज्यादातर ये रॉक्स होती हैं बहुत गहराई में। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं दिखती। जब अर्थ मूवमेंट होता है, और कई बार ऐसा होता है अर्थ मूवमेंट होता है, राइज करता है, तो नीचे की रॉक्स जो होती हैं वो ऊपर की ओर आ जाती है। मैं आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था आउटक्रॉप्स जिसको कहा जाता है। ओके, और फोलिएटेड क्यों है ये? व्हाई दे आर फोलिएटेड? बिकॉज ऑफ द इंटेंस मेटामॉर्फिज्म। प्रेशर। हाँ, इंटेंस प्रेशर मेटामॉर्फिज्म के कारण ये बन जाती है। ओके, लिखिएगा लिखिएगा, these rocks are generally found beneath the strata, beneath the strata beneath the strata formed subsequently formed subsequently इसका मतलब क्या हुआ? नेहा, ये जो लाइन मैंने लिखवाई है इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्म सब्सिक्वेंटली, इस लाइन का मतलब क्या हुआ नेहा? ये जो मैंने अभी आपको लाइन लिखवाई है इसका मतलब क्या है? सर अलग अलग से ये जो मैंने अभी आपको लाइन लिखवाई है, these rocks are found beneath the strata formed subsequently. अलग अलग लेयर्स डिवाइड हो रही है। हैं? तो समझ में आया। तो बेटा पूछो ना कि इसका मतलब क्या। अगर तुम लाइनें स्किप करते रहोगे तो रट्टा मारोगे फिर बाद में। इसका मतलब ये है कि ये वो रॉक्स हैं जो बाद में बनने वाले स्ट्रेटा, यानी कि बाद की जो बनने वाली परतें हैं उनके नीचे पाई जाती है। पढ़ो दोबारा लाइन, लाइन पढ़ो दोबारा से, सर क्या लिखा हुआ है? these rocks are generally found beneath the strata formed subsequently. हाँ, तो जो स्ट्रेटा बाद में बना है उनके नीचे मिलती है। ओके, और बाद का स्ट्रेटा कहां से बना है? इन्हीं आर्कियन रॉक्स के इरोजन से, Yes, sir. इन्हीं आर्कियन रॉक्स के इरोजन से। प्लस स्टॉप, आगे लिखिएगा। देयर ऑल्सो, लिखिएगा, दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। बेसमेंट कॉम्प्लेक्स, इसको हम बेसमेंट भी कहा जाता है। ये बेस है, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट। अब इनमें रॉक्स कौन कौन सी मिलती हैं आपको, किस तरीके की? देखिए, द मोस्ट कॉमन रॉक फाउंड in this system is gneisses. The most common rock found in this system is gneisses.
Okay, this is the rock. नीसेस. अब नीसेस क्या होते हैं? नीसेस भी एक तरीके की रॉक होती है. नीसेस, निस जिसको कहते हैं निस, which may vary. This is a rock which may vary in mineral composition, in mineral composition, from granite, from granite to, from granite to, from granite to from granite to gabbro, from granite to gabbro. ओके, फ्रॉम ग्रेनाइट टू गैब्रो. बेटा जब ग्रेनाइट का बहुत ज्यादा इंटेंस मेटामॉर्फिज्म हो जाता है ना, तो वो निस में कन्वर्ट हो जाती है. निस जो होती है ना, उसमें कन्वर्ट हो जाती है. ग्रेनाइट का अगर बहुत इंटेंस मेटामॉर्फिज्म हो जाता है तो वो निस में कन्वर्ट हो जाती है. दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. ओके, अब तुम देखो, अगर ग्रेनाइट को मैं तुम्हें दिखाऊं तो ग्रेनाइट इस तरीके की होती है. मैंने कल भी आपको बताया था कि निस जो होती है वो हर रॉक की फाइनल डेस्टिनी होती है. ये ग्रेनाइट है, तुम देखो इसमें बैंड्स नहीं है, ग्रेनाइट में नहीं है ना, इनमें आपको फोलिएशन नहीं मिल रहा है. यू आर नॉट गेटिंग अ फोलिएशन इन दिस ग्रेनाइट. मिल रहा है क्या? नो सर. नहीं मिल रहा ना फोलिएशन. लेकिन No. यही ग्रेनाइट अगर इंटेंस प्रेशर टेम्परेचर में आ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Nis. निस में. निस में. इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू निस. यस. निस में कन्वर्ट. अब तुम देखो यहाँ पे बेंडिंग बन जाएगी. तुम देखो ना, इसके बैंड से बनने लगे. सुरश्मि जी यस सर. ये देखो, ठीक है. अब तुम देखो फोलिएटेड मिग्मेटिक निस फ्रॉम एल्प्स. ये एल्प्स के अंदर की निस है, क्योंकि वहां की जो रॉक्स हैं उन पे बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेशर पड़ा था. ये जो फोल्डिंग आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा आपको ये दिखाता है. अब तुम देखो, एक मैंने वर्ड यूज करा गैब्रो. ओके, गैब्रो. अब ये गैब्रो होती है. गैब्रो और ग्रेनाइट में फर्क इतना होता है कि ग्रेनाइट जो होती है लाइट कलर की होती है और गैब्रो जो होता है वो डार्क कलर का होता है. अब गैब्रो की भी निस बन जाएगी. गैब्रो निस. गैब्रो जो है उसको वो भी किसमें कन्वर्ट हो सकती है? निस के अंदर. निस. ओके, गैब्रो जो हो सकती है वो भी एक निस जो हो सकती है उसके अंदर में कन्वर्ट हो सकती है. ओके, वो भी एक निस जो हो सकती है उसमें कन्वर्ट हो सकती है. डार्क कलर की अगर निस आपको है तो गैब्रो है, और वैसी है अगर लाइट कलर का आपको मिल रहा है तो वैसा है. ठीक है, तो ग्रेनाइट. ग्रेनाइट का है, ग्रेनाइटिक निस है, और डार्क कलर की है तो गैब्रो निस है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा यस है? सर. कोई है Yes, ऐसा sir. क्लास के अंदर में जिसको दिक्कत है ये कॉन्सेप्ट समझने में? कोई है ऐसा बंदा हमारी क्लास के अंदर में? शालिनी तुम्हारा ये बार बार क्यों एग्जिट हो रही है ये? शालिनी, शालिनी कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है क्या? शालिनी, ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर. अब इसके बाद तुम लोग लिखो नेक्स्ट पॉइंट. आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट. देखिएगा, these types of the rocks cover large part of India. These types of the rocks cover large part of India. Especially central and southern parts of peninsula.
Okay, they are also found in Odisha. They are also found in Odisha, Meghalaya, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Chota Nagpur Plateau of Jharkhand. Full stop. They cover the whole Bundelkhand. They cover the whole Bundelkhand in the north, in the north. देखिएगा आगे. In the extra peninsular region, in the extra peninsular region, in the extra peninsular region, they are found in Himalayas, as a backbone of entire mountain system, as a backbone of entire mountain system. ओके, ध्यान रखना ये अरावलीज में भी मिलती है और ये गुजरात के वडोदरा और कुछ रीजन्स वहां पे भी मिलती है. ओके, अब पूरे हिमालयाज की अगर बैकबोन की अगर हम बात करें कि जो रेंजेस हैं उनके अंदर में अगर हम देखेंगे, उनके कोर में अगर आप देखोगे तो उनके कोर में आपको आर्कियन रॉक्स ही मिलेंगे. दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके हम एक वो बना लेते हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन आर्कियन रॉक्स का आपको कहां कहां मिलता है, तो वो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं. सर शालिनी की नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्लासेस में. मैसेज आया क्या उसका? हाँ सर, मेरी अभी बात हुई है उससे. वो कह रही है वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है. उसका सुबह शायद नेट चल गया था तो वो एग्जॉस्ट हो चुका है. ओहो, तो उसने नेट यूज कर लिया. तो भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पेट्रोल का खर्चे भी तो होते थे या नहीं होते थे? आने जाने के खर्चे भी तो होते थे या हवा में उड़ के आते थे तुम लोग? आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई एक छोटा सा रिचार्ज एक्स्ट्रा करा लो, आने जाने yes, में sir. ही तुम्हारा पेट्रोल इतना लगता था, फिर भी उससे सस्ता पड़ेगा. हाँ 11 रुपए का हो जाता है सर. 11 रुपए का एक दिन का? यस सर. अच्छा, तुझे ज्यादा पता है. हाँ सर, जरूरत पड़ जाती है. कल पड़ गई थी कि पुरानी क्लास देखी थी ना. ये है ना, ये रिटेल में ना करो, एक बार में इकट्ठा रिचार्ज 150-200 रुपए का, 300 रुपए का करा लो. वो तो 251 का होता है 50 GB का. 50 बहुत है, 50 GB बहुत है. सुरश्मि, तेरे सारे काम निपट जाएंगे उसमें. सर मेरे तो कोई काम ही नहीं होते. अच्छा, वो तुझे पता होगा. ठीक है. चलो, अब चलो मैं जो है इसको डायग्राम बना देते हैं हम. क्योंकि आजकल क्या है ना कि ये सब सुनना बड़ा अजीब सा लगता है कि डेटा खत्म हो गया, ये हो गया. तो पीपल आजकल तो इतना वो है
और आप लोग अगर कर सकते हो तो 400-500 रुपए के अंदर में तो मेरे ख्याल से मंथली चार्जेस पे तो एयरटेल वाले बहुत अच्छा कनेक्शन दे रहे हैं। जियो वाले भी दे रहे हैं, जियो वाले। जियो मत लगवाना, ठीक है? इस टाइम जियो सबसे बकवास चल रहा है। ठीक है सर। मेरे जब पास भी तो दोनों है। वाईफाई है तेरे पास? नहीं सर, वाईफाई नहीं है, लेकिन हाँ अब लगवाने की सोच रही हूँ क्योंकि क्लास में जरूरत पड़ जाती है। हाँ तो मुझे आप लगवा, इकोनॉमिक्स की क्लास भी दोबारा करनी थी। हाँ तो आप लगवा लो, तो उसमें सोचना क्या है। तो सस्ता पड़ता है फिर भी। हाँ, मंथली बिल आएगा, मंथली बिल पे करते रहना, या ठीक है? अब तुम देखो ये इंडिया का मैप है और हम आर्केन रॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि आर्केन रॉक्स कहाँ कहाँ मिलेंगे। आर्केन रॉक्स जो है, ओके, आर्केन रॉक्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी, और हम कलर चेंज कर लेते हैं अपना। अब आर्केन रॉक्स एक तो आपको यहाँ पे वडोदरा के रीजन जितना भी है, और ये जो रीजन है राजस्थान के अरावलीज का रीजन जितना भी है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको ग्रेनाइट प्रेनाइट ये सब चीजें मिल जाती हैं अरावली के अंदर में ना, ध्यान है, ये राजस्थान से ग्रेनाइट मिलता है आपको, ओके, ग्रेनाइट मिलता है राजस्थान से। यहाँ पे भी एक छोटा सा पॉकेट में आपको मिल जाता है, ओके। फिर अगर हम देखें तो ये हमारा जो बुंदेलखंड का एरिया है, ये सारा आपको मिल जाता है बुंदेलखंड के एरिया से, वो है ना टिक्कमगढ़ और ये सब जितने भी बुंदेलखंड के जो एरियाज है, ओके। और यहाँ पे भी थोड़ा सा मध्य प्रदेश के पॉकेट के अंदर में भी आपको मिल जाता है, ओके। फिर इधर तुम चलते हो तो छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, ये पूरा छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर और उड़ीसा के जो एरिया है ना, ये काफी बड़ा एरिया है आर्केन रॉक्स का, काफी बड़ा एरिया है, ओके। छत्तीसगढ़ का एरिया जाता है, उड़ीसा का एरिया आ जाता है, मध्य प्रदेश का एरिया आ जाता है, और छोटा नागपुर का रीजन आ जाता है, ओके। इज इट क्लियर? अब इसी तरीके से नीचे की तुम चलते हो तो तेलंगाना का बेल्ट है और आंध्र प्रदेश की बेल्ट है, रायलसीमा का जो एरिया है, याद है, यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। और फिर अगर हम चलते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे तो पूरा ही पूरा आपका, आपको बाहुबली ने वो शिवलिंग उठाया था ना, अब वहां यस पे सर। चट्टाने दिख रही थी तुझे, तुझे तो याद होगा, तूने तो उठाने की भी कोशिश करी होगी बाहुबली, ठीक है? तो वो चट्टाने दिख रही थी वहां पे, फोलिएटेड चट्टाने, नहीं ध्यान दी तुमने? कहाँ चट्टानों पे ध्यान दिया होगा, तुम्हारी तो नजर कहीं और सर अब होगी। देख लेंगे, हाँ, तुमने दोबारा कहाँ देख लेंगे। चट्टानों पे ध्यान दिया होगा तुमने, तुम्हारी तो नजरें ही कहीं और होंगी, ठीक है? कहोगे सर इस उम्र में चट्टानों पे ध्यान देंगे। चलो शुरू करें आगे। यस सर। हाँ, तो ये आर्केन रॉक्स है, इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? यस सर। चलो, Yes, sir. अब कोई भी ऐसा जिसको आर्केन रॉक्स जो है उनको समझने में दिक्कत आई है, शालिनी बेटा अब तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है क्या? हाँ जी सर, बार बार वीडियो जो है वो डिस्कनेक्टेड हो रही है, मतलब जूम पे जो मीटिंग है फिर मेरे को दोबारा कनेक्टेड करनी पड़ हाँ, रही है। तुम्हारा कनेक्शन का इशू है। मैंने आप सबको एक बेटा इंटरनेट का कनेक्शन क्यों नहीं लगवा लेते? वहां पे एयरटेल आता है तुम्हारी तरफ? यस सर। हाँ तो एयरटेल लगवा लो, इतना बढ़िया एक्सट्रीम फाइबर आया हुआ है इसका, 120 Mbps की स्पीड देता है, 120 सर मैं Mbps। पापा का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। चलिए चलिए, अब ये समझ में आ गया तुम्हें? अब इसके बाद लिखो तुम लोग धारवाड़ सिस्टम, धारवाड़ सिस्टम। अब नेक्स्ट रॉक्स आती है हमारी धारवाड़ सिस्टम की। सर, हाँ जी, अनफोसिलिफेरस का क्या मतलब है सर? अनफॉसिलिफेरस का मतलब ये होता है कि जिसमें फॉसिल्स ना हो। बेटा ये कैसी हैं? आर्केन रॉक्स क्या है? इग्नियस रॉक्स हैं, जी सर। और इग्नियस रॉक्स कहां से बनती हैं? लावा से। लावा से। अब जब लावा इतना गर्म होगा उसमें फॉसिल बचेगा कहां से यार? यस यस सर। सर। उसमें कुछ बचेगा फॉसिल? नो नहीं सर। भुन भुना के बराबर हो गया। क्लियर है? ठीक है जी। तो अनफॉसिलिफेरस का मतलब एजोइक,
एजोइक होना। ओके Yes, sir. इनमें कोई भी अगर आप उनको बीच में से काटोगे भी तो भी आपको, आप ये सोचोगे इसके अंदर में आपको फॉसल्स मिल जाएंगे या किसी मैराइन ऑर्गेनिजम्स के या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कोई रिमेन्स आपको मिल जाएंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। Sure. ओके अब लिखो इसके बाद धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़ सिस्टम लिखो, दिस सिस्टम डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम the rocks first studied। सर रिपीट कर दीजिए। This system derive its name from the rocks first studied in the Dharwad district of Karnataka। मतलब ये जो नाम पड़ा है वो इस वजह से पड़ा है क्योंकि सबसे पहली जो रॉक स्टडी की गई थी वो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका की रॉक को स्टडी किया गया था। देखिएगा, दे आर द मोस्ट एंशियंट मेटामॉर्फोज्ड sedimentary rocks। metamorphosed sedimentary rock। metamorphosed sedimentary rock। इसका मतलब क्या हुआ शालिनी, इसका मतलब क्या हुआ नेहा? सर इसका मतलब हुआ कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उनका मेटामॉर्फिज्म हुआ है। हाँ जी, उनका मेटामॉर्फिज्म हुआ है सेडिमेंट्री रॉक्स का। ध्यान रखना सर मेनली धारवाड़ बना कहां से है? आर्कियन रॉक्स के इरोजन से, सर, और इरोजन Yes, से sir. सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, और फिर जब धारवाड़ फोल्डिंग होनी शुरू हुई या धारवाड़ ओरिजिनी होनी शुरू हुई तो उनका मेटामॉर्फिज्म हो गया। हमने सारा डिस्कस करा था ना पीछे पूरी हिस्ट्री के अंदर में। ओके तो ये मेटामॉर्फोस सेडिमेंट्री रॉक है। कोई एग्जांपल दो ऐसी सेडिमेंट्री रॉक जिसका मेटामॉर्फिज्म हुआ हो। कोई मेटामॉर्फोस सेडिमेंट्री रॉक का मुझे एग्जांपल दो। Khondalite। एक खोंडालाइट तो खोंडालाइट हो सकती है, खोंडालाइट हो सकती है, बट और कोई एग्जांपल दो। सर लाइमस्टोन इनटू मार्बल। वेरी गुड, लाइमस्टोन इनटू द मार्बल इट्स अ बेस्ट एग्जांपल। ओके क्वार्ट्जाइट। बोलो। क्वार्ट्जाइट। हाँ क्वार्ट्जाइट भी हो सकता है। ओके आगे लिखो। लिखिएगा, weathering of Archean rocks, Archean gneisses, Archean gneiss, weathering of Archean gneiss, and cyst, gneiss and cyst, cyst SCI, cyst भी एक रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। ओके weathering of gneiss and cyst, gneiss की स्पेलिंग याद है ना? यस सर।
ancest created sediments and these sediments were deposited in geosynclines. And these sediments were deposited in the geosynclines. And form the oldest ये जियो सिंक्लाइंस हैं बीच के, तो ये जो सेडिमेंट्स जो थे वो यहाँ पे जमा होने लगे. Form the oldest sedimentary strata. Form the oldest sedimentary strata. ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री स्ट्रेटा हमारी जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अंदर में इससे पुराना सेडिमेंट्री कवर कोई नहीं है. ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री स्ट्रेटा इन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. देखिएगा, इट इंक्लूड्स hornblende, cyst, slates, phyllite, dolomites, etc. आगे लिखिएगा. और ये जो रॉक्स थी वो 3 साइकिल में डिपॉजिट हुई हैं. लिखिएगा, देखिए, द ओल्डेस्ट रॉक्स आर 3100 million years ago. 3100 million years ago. And latest in 2300 million years ago. देखिएगा, they were metamorphosed around 1000 million years ago. They were metamorphosed around 1000 million years ago. ओके. और अगर हम धारवाड़ सिस्टम की अगर हम बात करते हैं ना बच्चों, तो ये धारवाड़ सिस्टम जो है ना, कर्नाटका के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका के अगर हम धारवाड़, बेल्लारी और मैसूर बेल्ट जो है वो कर्नाटका की बहुत डेवलप बेल्ट है. लेकिन धारवाड़ इज बेस्ट डेवलप इन धारवाड़, मैसूर, बेल्लारी बेल्ट ऑफ कर्नाटका. रिपीट करना सर एक बार प्लीज. धारवाड़ is best developed in Dharwar, Bellary and Mysore belt. Okay,
ये पूरा रीजन है, धारवाड़ में ये है, कई सारे पॉकेट्स में है, ये पूरा रीजन है धारवाड़ का। ओके, एंड ऑल्सो फाउंड इन सर वेस्ट डेवलप्ड या बेस्ट डेवलप्ड? बेस्ट डेवलप बोला है मैंने। बेस्ट बेस्ट and also found in Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and in Rajasthan, Aravali region. लिखिएगा, they are economically the most important rocks. Because they possess minerals like iron, copper, lead, gold, etc. Gold, etc. ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा धारवाड़ तक का कंप्लीट हो जाता है। कल हम ये रॉक सिस्टम कंप्लीट कर देंगे। यस सर। ओके, ब्रेक हम इमरजेंसी में रखेंगे क्योंकि सिचुएशंस ऐसी है भाई, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे ना, मुझे आपको इन्फॉर्म करने, जिस दिन नहीं होगी उस दिन मैसेज आएगा। ओके, यस जिस दिन, हाँ, अगर कोई नो मैसेज मतलब क्लास है सर। ओके, ओके सर। अगर नहीं होगी तो मैसेज अपडेट होगा। ओके, यस सर। और in most of the cases you will get the link half an hour before the schedule time, most of the time. Okay, ओके सर। okay, and I hope सब लोगों ने टेस्ट दिए हैं और सब लोग कंफर्टेबल रहे हैं। जो सिस्टम था टेस्ट का, जो टेक्नोलॉजी और जो मेथड हमने यूज करा है, आई होप मोस्ट ऑफ यू आर कंफर्टेबल, है ना। तो अब अगला टेस्ट है आपका 1 तारीख को, उसके लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। चिराग और आकाश ये मत कहना कि सर हमें तो शेड्यूल नहीं पता था, बहुत पहले डाल दिया था मैंने शेड्यूल। सर मैंने तो दिया था कल कभी। हाँ तुमने दिया था, चिराग ने नहीं दिया ना? चिराग ने भी दिया था। दिया था, चलो ठीक है। सर शेड्यूल नहीं देखा था बस। हाँ शेड्यूल तो आप ध्यान रखो ना शेड्यूल का। Yes, यार देखो 2-3 चीजें घर में जरूर होनी चाहिए। आप जब आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनमें कंजूसी मत करो। एक तो सही सा प्रिंटर रखो। यस सर। एक प्रिंटर कितने का आता है यार आजकल? लेजर प्रिंटर तुम लेने चलो 6-7 हजार रुपए का अच्छा लेजर प्रिंटर दे देता है। ओके, एक प्रिंटर जरूर रखो और एक अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन। यस सर। ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब आज की डेट में लोग किताब थोड़ी क्यों खरीदते हैं, सब कुछ इंटरनेट पे मिलता है। क्या चीज नहीं मिलती आपको? एक से एक प्रीमियम कंटेंट आपको इंटरनेट पे मिलता है। कंटेंट मिल जाता है लेकिन हाँ समझाने के लिए तो आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है। ओके, यस सर। चलो ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू।